मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और इसी बीच 24 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी भी है। कोरोना काल में होने वाला ये चुनाव कई मायनों से काफी खास रहेगा और बदला हुआ भी नजर आएगा। चुनाव आयोग के साथ साथ ये चुनाव राजनीतिक दलों के लिए भी चुनौती होंगे। कोरोना के दौरान देश में चुनाव की प्रक्रिया भी बदल सकती है। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि देश में साउथ कोरिया की तर्ज पर चुनाव प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। साउथ कोरिया में 15 अप्रैल को चुनाव हुआ था, जिसमें बम्पर वोटिंग के साथ सफलतापूर्वक चुनाव कराया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना को देखते हुए चुनाव प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत है। इसके साथ ही चुनावी कैंपेन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। पार्टियां वर्चुअल कैंपेनिंग पर फोकस करेंगी। कोविड-19 के साथ जिंदगी में हमें कई बदलाव करने पड़े हैं। आर्थिक गतिविधियों के साथ वो बदलाव नजर भी आने लगे हैं, लेकिन एक ऐसा बदलाव है जो आने वाले समय में नजर आएगा और एक बड़ा बदलाव होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चुनाव की। आने वाले समय में मध्य प्रदेश की बात करें तो 24 विधानसभा में बाई इलेक्शंस होने हैं। इसके अलावा देश भर के अलग अलग राज्यों में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में कोरोना के साथ चुनाव का कौन सा नया स्वरूप देखने को मिलेगा, किस बदले हुए अंदाज में चुनाव की प्रक्रिया का पालन कराया जाएगा, उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व चुनाव निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत जी। उनसे बात करते हैं। सर, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस, आपने कई सारे चुनाव कराए हैं, लेकिन एक बड़ा चैलेंज है कोविड-19। काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं और बदलाव एक्सेप्ट भी करना है। चुनाव की निर्वाचन की प्रक्रिया में क्या लगता है, कितना बदलाव होने वाला है, क्या बदलाव हम देखेंगे? बदलाव तो होना पड़ेगा, क्योंकि कैंपेनिंग में जो पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग होता है, जो पोलिंग के समय लंबी लंबी क्यू लगती है, वहाँ पर हाथ पकड़ के इंडिलेबल इंक लगाने का काम होता है, ईवीएम को टच करने का, वोट डालने के लिए वो काम होता है, उससे भी ट्रांसमिशन हो सकता है। फिर काउंटिंग में भीड़ लगती है, हर टेबल पर हर कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो इन सब में बदलाव लाने की ज़रूरत होगी। लेकिन सौभाग्य से हम लोगों के सामने एक टेम्पलेट ऑलरेडी है। साउथ कोरिया ने 15 अप्रैल को अपने संसद के चुनाव कराए, जबकि कोरोना पीक पर था, और रिकॉर्ड वोटिंग हुई, 66.2% वोटिंग हुई वहाँ पर। तो इलेक्शन कमीशन के लिए एक उदाहरण है कि वो उनका अध्ययन कर सकते हैं कि उन्होंने कैंपेनिंग में क्या क्या चेंजेस लाए, उन्होंने काउंटिंग में, उन्होंने पोलिंग में, उन्होंने दूसरी चीज़ों में क्या क्या चेंजेस लाए हैं, उनको वो अध्ययन कर लें। उनके बेस पर अपना टेम्पलेट तैयार कर लें जो हमारे देश की नीड्स के हिसाब से हो, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी ज़्यादा है, इलिटरेसी ज़्यादा है। उन सबको ध्यान में रखते हुए वो उसका टेम्पलेट तैयार कर लें और सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को सर्कुलेट करके उनके सुझाव ले लें, उनके सहमति लें ऑल पार्टी मीटिंग करके, और फिर उसके आधार पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें इसको पायलट कर सकते हैं, इस स्ट्रेटजी को जो वो बनाते हैं। और बाद में बड़े चुनाव, जैसे बिहार आ रहा है, फिर 5 स्टेट का है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और असम, तो उसमें फिर इसको रोल कर सकते हैं। जो चेंजेस लाने के लिए आवश्यकता है उसमें कई चीज़ें तो इलेक्शन कमीशन कर चुका है, जैसे पोलिंग स्टेशन पर क्यू मैनेजमेंट। इसका इनके पास एक एप्लीकेशन है, जो किसी भी आदमी के पास अगर एंड्रॉयड या एप्पल फ़ोन हो तो वो उसको डाउनलोड करके पोलिंग स्टेशन नंबर डालेंगे तो उनको आ जाएगा कि इस समय उसमें क्यू में कितने लोग हैं। तो ऐसे लोगों को तो पता लग जाएगा कि भाई इस समय 3 लोग हैं, अभी जाके वोट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ गरीब लोग हैं, जिनके पास इस तरह की सुविधा नहीं है, उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं अलग करनी होंगी, कि जैसे बहुत लंबा एरिया जिसमें वो दूर दूर खड़े हो सकें या बैठ सकें, या कहीं ऐसा कोई हॉल जिसमें वो आराम से बैठ के दूर दूर बैठ के वेट कर सकें, उन्हें टोकन दिया जाए। मतलब कुछ चेंजेस ऐसे लाने होंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और उसके आधार पर वो वोट डाल सकें। एक चैलेंज हमारे लिए ये भी होगा सर, क्योंकि जो आपने कैंपेनिंग की बात की है, काफ़ी भीड़, काफ़ी गैदरिंग इकट्ठा होती है जब प्रचार के लिए जाते हैं, तो प्रचार के लिए इंडिया में क्या कुछ अपनाया जाना चाहिए? वर्चुअल कैंपेनिंग की आपने बात की है, तो क्या ई सभाओं पर फोकस किया जाना चाहिए या डोर टू डोर कैंपेनिंग होनी चाहिए? क्या सेफ लगता है आपको इस चैलेंज को ओवरकम करना? बिल्कुल सेफ लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके अपनाएं, वर्चुअल पब्लिक मीटिंग्स करें, जिसमें लोग कम से कम हों, दूर दूर हों, और किसी भी तरह का रिस्क उनको ना हो, क्योंकि अगर रिस्क होता है तो वो वैसे भी नहीं आएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि हमारी पॉलिटिकल क्लास बहुत इनोवेटिव है,
वो बहुत नवाचारी हैं, उनके सुझाव आप लेंगे तो वो अपने आप बताएंगे कि कैसे करनी चाहिए जिससे कि हमें अच्छा रहे, हमें भी कन्वीनियंट रहे और इलेक्टोरेट को भी कन्वीनियंट रहे, तो उनसे सुझाव लेके करना चाहिए। सर, निर्वाचन आयुक्त रहते हुए आपने कई सारे देशों के जो इलेक्शन प्रोसेस हैं उनका अध्ययन किया होगा। क्या लगता है कि कौन सा ऐसा देश है जो काफ़ी टेक्नोलॉजी बेस्ड इलेक्शन पर फोकस करता है और उसको हम अपना सकते हैं, या इंडिया में उन देशों की तुलना में क्या बदलाव लाया जा सकता है? एक्चुअली कोई भी चुनाव प्रक्रिया में बदलाव लाने का जो है एक प्रोसेस है, और चूँकि सबसे बड़ी चीज़ इसमें होती है फेथ एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेक होल्डर्स। अगर आप बदलाव सिर्फ बदलाव के लिए या टेक्नोलॉजी के लिए लाते हैं और उनका विश्वास नहीं है तो वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इनफैक्ट ईवीएम इतनी एक्सेप्टेबल थी लेकिन उसके बाद भी उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते जाते हैं कभी कभी। तो इसलिए मेरा तो कहना यह है कि इस समय जो हमारी चुनावी प्रक्रिया है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये विदेशियों ने भी कहा है और सारा विश्व इसको मानता है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि जो नई ज़रूरतें कोविड-19 ने प्रेजेंट की हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में जो जो चीज़ें भी टेम्पर की जानी है, चेंज की जानी हैं, उनके लिए साउथ कोरिया की प्रणाली का अध्ययन कर लें, पॉलिटिकल पार्टीज़ के सजेशंस ले लें, और इवन हम तो कहते हैं आम पब्लिक से भी सजेशन ले लें कि भाई आप भी 15 दिन में बता दो कि कैसे कैसे करना चाहिए, जिससे कि जो इनोवेटिव लोग हमारे देश में हैं वो भी इस पर अपना दिमाग लगा सकें और बता सकें, और उसके आधार पर जो भी बेस्ट सूटेड हो उसको लाना चाहिए। टेक्नोलॉजी इलेक्शन कमीशन हमेशा यूज़ कर रहा है। जैसे आप देखिए सिटीजन विजिलेंस जो उन्होंने ऐप लगाया है, उससे आम आदमी भी अब कोई भी गड़बड़ी पकड़ लेता है और तुरंत वीडियो बना के भेज देता है और वो सब पकड़े जाते हैं। लास्ट लोकसभा इलेक्शन में 1.5-2 लाख इस तरह के कंप्लेंट आए जिसमें 95% सही निकले। तो टेक्नोलॉजी तो इलेक्शन कमीशन अडॉप्ट करता ही है, लेकिन विश्वास और ट्रस्ट बनाए हुए। बिल्कुल सर, पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है, जैसा आपने बताया, जहां पर सबसे कम खर्चे में चुनावी प्रक्रिया पूरी होती है। ऐसे में अब सैनिटाइज़र, मास्क ये लाइफ का पार्ट हो गया है। तो अब जैसे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बाई इलेक्शन सर पर हैं, क्या ये सैनिटाइज़र, मास्क, इन्हें भी इलेक्शन प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन को अपने लेवल पर ऐड करना होगा, ये ज़रूरत है? और जो स्याही हम लगाते हैं जब कोई वोटर वोट करके जाता है, वो कितनी सेफ्टी से और किस तरह से लगाई जा सकती है, उसमें क्या बदलाव हो सकता है? ये आपने अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जो सैनिटाइज़र, मास्क ये सब ये ज़रूरी होगा, क्योंकि पोलिंग स्टेशन में जो लोग भी आएंगे उनमें किसी के पास इन्फेक्शन हो सकता है और वो एसिम्प्टोमेटिक है, तो उसको बचाने के और उससे दूसरी पोलिंग पार्टी के लोगों को बचाने के लिए ज़रूरी है कि उसको मास्क हम प्रोवाइड करें, उसको ग्लव्स हम प्रोवाइड करें, ताकि जब वो ईवीएम छुए तो उसको इन्फेक्शन ना लगे। सिर्फ इंडिलेबल इंक जब लगाना है तो उसका हाथ पकड़े बिना टच किए दूर से ही उसकी उंगली पर इंडिलेबल इंक लग जाए। ऐसा एक तो लंबा हैंडल वाला बनाना पड़ेगा या फिर पेन यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद वो अपना जब इंक सूख जाए तो ग्लव पहन के जाके वोट कर सकता है। तो ये चीज़ें देनी चाहिए, सैनिटाइज़र भी देना चाहिए ताकि और दूसरे हाथ वगैरह भी उसके इन्फेक्शन फ्री हों। इंडिलेबल इंक के लिए पेन इलेक्शन कमीशन ने बनवाया था, तो वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसको भी ट्राई किया जा सकता है। काउंटिंग भी एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि काउंटिंग के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, ऑफिशियल्स होते हैं, उसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और अगर उसमें कहीं कोई कमी करें तो फिर वो एक प्रश्न चिन्ह उठने का सवाल उठता है। तो उस काउंटिंग में किस तरह से बदलाव किया जाना चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके और ट्रांसपेरेंट चुनाव भी हो सके? इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत होगी बड़े स्पेसेस की। अभी जिन हॉल्स में काउंटिंग होती रही है उनमें संभव नहीं होगा, बड़े स्पेसेस लगेंगे, तो जिससे कि काउंटिंग टेबल्स के चारों तरफ जो है कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव बैठाने की व्यवस्था दूर दूर की जा सके। जो काउंटिंग के पर्सनल हैं उनके लिए भी इतनी दूरी बनाए रखी जा सके कि वो एक दूसरे के करीब ना हो, एक दूसरे के इन्फेक्शन की रेंज में ना हो। ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। दूसरे स्ट्रॉन्ग रूम में भी सारे कैंडिडेट अपने प्रतिनिधियों को बिठाते हैं गार्ड करने के लिए, वहाँ भी व्यवस्थाएं थोड़ी परिवर्तित करनी होंगी। क्लोज सर्किट टीवी लगाने होंगे, बड़े हॉल में उनको सोने की, बैठने की, टॉयलेट्स अलग अलग करने होंगे, या फिर उन्हें सैनिटाइज़र देने होंगे ताकि वो सुविधाजनक ढंग से अपना पूरा समय वहाँ पर बिता सकें। क्योंकि हम लोगों के यहाँ कई फेज़ का पोल होता है, स्ट्रॉन्ग रूम की गार्डिंग कई दिन तक करनी पड़ती है, तो उस सब को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें तो ज़रूरत होगी।
थैंक यू सो मच सर, बहुत सारी बातें हमसे शेयर करने के लिए। थैंक यू। बिल्कुल ये थे हमारे साथ पूर्व निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत जी, जिन्होंने कई सारे इलेक्शंस कराए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह की वर्तमान परिस्थितियां हैं, कोविड-19 के साथ इलेक्शन में भी कई सारे बदलाव किए जाने होंगे और उसके लिए सबसे बड़ी बात होगी कि इसको थोड़ा और टेक्नो फ्रेंडली इलेक्शन बनाना होगा। वर्चुअल कैंपेनिंग पर ख़ास तौर पर फोकस किया जाना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ही अगर इलेक्शन कमीशन कुछ चेंजेस लाता है तो साथ में पॉलिटिकल पार्टीज़ के व्यूज़ लेना, उनका फेथ जीतना भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार सवाल उठते हैं और सवाल फिर इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी पर भी उठाए जाते हैं। और इसलिए वर्चुअल कैंपेनिंग से लेकर सैनिटाइज़र और मास्क जो है वो पोलिंग बूथ पर रखे जाएं और हर वोटर को ये उपलब्ध कराया जाए, इसकी भी ज़रूरत होगी। काउंटिंग पर भी ख़ास फोकस किया जाएगा, क्योंकि काउंटिंग एक चैलेंजिंग डे होता है जहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग काउंटिंग के दिन मेंटेन करना भी बेहद ज़रूरी होगा। तो मध्य प्रदेश के 24 विधानसभा सीटों में उपचुनाव की बात करें या आने वाले समय में बिहार, वेस्ट बंगाल और तमाम राज्यों के चुनाव की बात की जाए, ये बदलाव होंगे और इस बदलाव के साथ ही इलेक्शन का नया स्वरूप जो है हमें देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन पंकज तोमर के साथ कोमल शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।